मेरी लेखन की जो शुरुआत है वो आकाशवाणी से ही हुई। आजकल बच्चे जो है मोबाइल तक ही सीमित हो गए हैं, जी, तो उसके अंदर जो है मोबाइल के प्रति बड़ा स्नेह हो गया है। जी, अगर हम बच्चों को भी बोलेंगे भाई मोबाइल से दूरी बनाओ, तो हमें भी तो थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी ना। बिराली बिराली कखें जानी बल माछो मान, भांडा कन धोइली बर्तन कैसे मांजेगी, घुर्स मुर्स घुर्स मुर्स घुस-मुस। घुर्स मुर्स। जी, 3 तत्व होते हैं तंत्र के, तंत्र, मंत्र और यंत्र। अंतर। तो गढ़वाल में जो है अच्छे तंत्र को जो है प्राथमिकता दी गई। यहाँ पर आज भी तंत्र है, बेटियों को बचाओ मिटाओ नहीं, भ्रूण उनका पेट में जो कटाओ नहीं। नमस्कार, हमारी खास सीरीज लेखक और लेखनी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ वो साहित्यकार हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए बाल मन को पढ़ा। उनकी कहानियां हों, कविताएं हों या पहेलियां, बच्चों को हंसाती भी हैं और जीवन की सीख भी देती हैं। उनका लिखा हर शब्द बच्चों की कल्पनाओं को पंख देता है। इसके साथ ही उन्होंने हमारी पहाड़ की संस्कृति को भी बहुत ही सरल माध्यम से हमारे सामने रखा है। हमारे साथ हैं सलीश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित बाल साहित्यकार सुरेंद्र दत्त सेमेल्टी जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमर उजाला ने लेखक और लेखनी कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आपसे मैं सबसे शुरुआत में यही पूछना चाहूंगी, आप बाल साहित्य पर आपने विशेष काम किया। एक तो कब से आपने शुरुआत की लेखन की, और दूसरा बचपन में आपका जो जीवन था वो कैसा था? मेरा जो लेखन है वो बचपन में तो नहीं हुआ। जब मैं 1983 में मेरा पीएचडी के लिए पंजीकरण हुआ जी, और मेरे गाइड देहरादून में रहते थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे मेरे गुरुजी डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल। जी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 1953-54 में विश्व स्तरीय कथा प्रतियोगिता हुई थी और उसमें मेरे गुरुजी डॉक्टर डोभाल जी विश्व में प्रथम आए थे। अच्छा, तो वो देहरादून में रहते थे सेवानिवृत्त होकर के। तो मुझे हर 2 और 3 महीने में अपना जो शोध कार्य है जंचवाने के लिए देहरादून आना पड़ता था। तो एक बार की बात है, जब मैं घर से देहरादून आया तो गुरुजी ने कहा कि कल तो मैं आपका काम नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि मैं कल नजीबाबाद जा रहा हूँ, मेरी आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग है। और मुझे सुन कर के बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो गुरुजी ने कहा भाई देखो, चल रहे हो, आपका तंत्र विषय है, तंत्र पर एक कोई आलेख तैयार कर लो और अगर वो प्रसारित कर देंगे तो अच्छी बात है। मैंने भी फटाफट उस पर जो है एक आलेख तैयार किया और दूसरे दिन गुरुजी के साथ आकाशवाणी नजीबाबाद चला गया। तब वहाँ पर कार्यक्रम अधिशासी सत्य प्रकाश हिंदुआन जी थे, जी, केंद्र निदेशक तो नित्यानंद मैठानी जी थे। तो हिंदुआन जी ने कहा, उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा तो कोई प्रोसीजर है नहीं कि आप अभी आए और अभी आपका जो है प्रसारण हो जाए। आप अपने इस आले को यहाँ छोड़ दो, हम देखेंगे, अगर प्रसारण के योग्य होगा तो हम आपको बुलाएंगे। तो सचमुच में 15-20 दिन के भीतर मुझे पत्र आ गया वहाँ से कि आपकी रिकॉर्डिंग। मैं वहाँ चला गया। तो बस वहीं से मेरी लेखन की जो शुरुआत है वो आकाशवाणी से ही हुई और गुरु ने राह दिखाई उसका और श्रेय आपने मुझे उसको आगे मैं बढ़ाया। अपने गुरुजी को देता हूँ। और उसके बाद जो है मेरे ख्याल से 35 या 40 बार मैं वहाँ से नजीबाबाद में मेरी रिकॉर्डिंग हुई, गढ़वाली कहानियाँ और वार्ताओं में। फिर लखनऊ आकाशवाणी से भी हुआ, पौड़ी से भी हुआ, फिर देहरादून आकाशवाणी से भी और दूरदर्शन से भी मैं जुड़ गया। तो शुरुआत मेरी लेखन की यही है। तो मैं और आपके बचपन में कुछ ऐसी यादें जो आपने अपने लेखन में भी उतारी हों? मैंने अपनी रचनाओं में जो हमारा जीवनचर्या थी, कठिन जीवन था, विद्यालय भी हम कक्षा 6 में ही बहुत दूर चले गए थे। हफ्ते भर में वापस आते थे, घर से ही जो है राशन ले जाना, जंगल से लकड़ी लाना, खुद लकड़ी से भोजन बनाना। तो इस कहीं न कहीं मेरी कहानियों में, मेरी कविताओं में वो चीज़ आई है। हम बचपन में क्या खेल खेलते थे। जी, मेरी अभी जो है एक सद्य प्रकाशित 2 पुस्तकें समय साक्ष्य से जी, प्रकाशित हुए हैं।
उत्तराखंड का पारंपरिक बाल साहित्य जी। और दूसरी है उत्तराखंड के पारंपरिक बाल मनोरंजन और खेल। खेल। तो मैंने वही बचपन की सारी चीज़ें उसमें डाली हैं। आपने बाल साहित्य की अभी बात की, आपकी जो किताब भी आई है, तो बाल साहित्य और सामान्य साहित्य कितना अलग लगता है आपको? बहुत सारे लोग तो बाल साहित्य को एक हँसी मज़ाक समझते हैं कि बाल साहित्य भी कोई चीज़ हुई। लेकिन सबसे कठिन बाल साहित्य लिखना होता है, जी। क्योंकि बाल साहित्य में खुद बच्चा बन के लिखना पड़ता है। उसकी मानसिकता क्या होती है बच्चे की, वो खुद अपने मन में पैदा करके जो है बाल साहित्य लिखना पड़ता है। तो बाल साहित्य सामान्य साहित्य से हट करके होता है। उसमें जो है बच्चे के मनोविज्ञान को केंद्र में रख करके जो है कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, तब जाकर के जो है जी। बाल साहित्य लिखा जाता है। जब हम बच्चे की मानसिकता को केंद्र में रख करके लिखें तो वही बाल साहित्य होता है। उसमें मनोरंजन भी होना चाहिए और जी। कोई ना कोई शिक्षा भी होनी चाहिए। वो अन्य साहित्यों से जो इस प्रकार से जो हट करके होता है। तो बाल साहित्य लिखते वक्त आप किन-किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? क्योंकि हमारा जो सामाजिक परिवेश है पहाड़ का, वो बिल्कुल अलग है और बाकी जगह देखा जाए तो बिल्कुल अलग है। परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं हैं। तो जब आप किताबें लिखते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? अगर आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जी। अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य को लेकर के कोई बाल रचना लिख रहे जी। हैं, तो उसमें हमको यहाँ का भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश को केंद्र में रख करके लिखना पड़ता है। जी। मान लो हम कोई कहानी लिख रहे हैं और कोई हमारी गढ़वाली कहानी है, बाल गढ़वाली कहानी है, तो उसमें नाम भी वही होंगे जो यहाँ के होते यहाँ हैं, के यहाँ होंगे। के होते जी। हैं और वातावरण भी वही होना चाहिए, खान-पान भी वही होना चाहिए। इस प्रकार का हम जो है उसमें जो है प्रयोग करते हैं कि भाई उसमें स्थानीयता आए। उसमें ये ना हो कि जो है विरोधाभास हो जाए। जी। और अगर हम जनरली जो है हिंदी की कहानियाँ, कविताएँ लिख रहे हैं तो उसमें तो जो ऐसा कोई बंधन नहीं होता है। लेकिन अगर हम आंचलिक लिख रहे हैं तो उसमें जो आंचलिकता का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी जिस तरह से सोशल मीडिया का ज़माना है और एआई का ज़माना है, ऐसे में बच्चों पे के बाल साहित्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपको क्या लगता है? मैडम बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आजकल बच्चे जो है मोबाइल तक ही सीमित हो गए हैं जी। और इसमें हम भी हैं उसमें, हम अभिभावकों की भी बहुत बड़ी कमी है। हम क्या करते हैं कि जैसे मम्मी है, तो मम्मी भी जो ये सोचती है कि अगर मैं बच्चे को मोबाइल पकड़ा दूँगी, तो मैं कपड़े भी आराम से धो लूँगी, खाना भी आराम से काम बना जल्दी लूँगी हो और वो जाएगा। अपना जो है मोबाइल में ही उलझा हुआ रहेगा। जी। तो उसके अंदर जो है मोबाइल के प्रति बड़ा स्नेह हो गया है और जितना उसका मोबाइल से स्नेह हो रहा है, उतना वो पुस्तकों से हटता जा रहा है। जी। तो अब मुश्किल ये हो गई है कि जो बाल साहित्यकार हैं, वो लिखने के लिए तो लिख ही रहे हैं क्योंकि उनका काम लिखना है। जी। लेकिन बच्चे के हाथ में अगर पुस्तक हो और तब वो किसी रचना का पाठ कर रहा हो, पढ़ रहा हो, चाहे वो कहानी है, कविता है, जी। उसका आनंद अलग होता है और मोबाइल में अगर उसी चीज़ को पढ़ रहा है तो वो चीज़ वो वास्तविकता नहीं होती नहीं है। तो होती। पुस्तकों से बच्चा हटता जा रहा है। इसमें विभाग को भी, शिक्षा विभाग को भी, अभिभावकों को भी, हम सभी को, समाज को जो है सोचना होगा कि किस प्रकार से हम बच्चों का मोह जो है पुस्तकों की तरफ तो बढ़ाएं। आपको क्या लगता है कि हम कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं? हम लोगों को पहले तो अपने पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जी। अगर हम बच्चों को ही बोलेंगे भाई मोबाइल से दूरी बनाओ, तो हमें भी तो थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी ना। जी। और जहाँ ज़रूरी है, हम बाज़ार जाते हैं, बच्चे बहुत सारी डिमांड करते हैं कि हमारे लिए ये लाना, वो लाना, वो लाना। तो अगर बच्चे ने माँग भी नहीं की तो हमें खुद जो है 2-4 बाल पत्रिकाएँ जी। बच्चे के लिए ले जानी चाहिए, क्योंकि उसमें चित्र होते हैं, मनमोहक चित्र होते हैं। जी। बच्चे के साथ हम भी पढ़ें तो उसको जो है उसकी रुचि बढ़ेगी कि मम्मी जो है पन्ना पलट करके जो है पढ़ा रही है, सिखा रही है, पापा पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी। जी। और जब हम खुद ही जो है कभी पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, हमारे घर में एक पुस्तकालय होना चाहिए और बच्चों के प्रति बोलने के भाई हर साल, हर महीने हम तुम्हारे इस जो पुस्तकालय इसमें कुछ ना कुछ नई पुस्तकें देंगे, बाल पत्रिकाएँ देंगे, तो जी। बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं है, तो निश्चित ही जो है बच्चों को क्या पता कि भाई ये साहित्य क्या होता है। बच्चों के लिए अंदर संस्कार डालने पड़ते जी। हैं। बाल पत्रिकाएँ भी अब कम होती जा कम रही हो हैं। रहे तभी तो हो रहे हैं कि जी। जब पाठक नहीं है।
पहले चाचा चौधरी जी, जी, और जी, ये तमाम जो बहुत लुगदी सारे। साहित्य से अगर हम देखें तो जी, बहुत जी, सारी बहुत सारी पत्रिकाएँ, किताबें बहुत थी, सारी बंद हो गई, बच्चे अच्छी-अच्छी पढ़ते थे। प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ बंद जी, हो गई। तो भाई बंद होने का कारण वही है कि पाठक नहीं है। पाठक पाठक नहीं होंगे तो क्यों नहीं छपेंगी पत्रिकाएँ? लिखने वाले तो बहुत हैं आज। है। जी। हुँ, आपकी जो अभी किताब आई है उत्तराखंड का पारंपरिक बाल मनोरंजन और खेल, जी, ये आपकी जी, किताब, जी, जी, जी। तो इसमें किस तरह के खेल के बारे में आपने बताया है जो पहाड़ में खेले जाते थे पहले, या आपने भी खेले हों जी, बचपन जी, में, जी, जी, उनको जी। भी लिया है इसमें? जी, बिल्कुल लिया है ना। तो कुछ इस किताब के बारे में बताइए। ये जो मेरी पुस्तक है उत्तराखंड के पारंपरिक बाल मनोरंजन एवं खेल, नाम से ही पता चल जी, रहा है कि पारंपरिक, जो पारंपरिक पहले पुराने, खेलते थे, हाँ, जो मनोरंजन होते थे। आज बच्चों के लिए मनोरंजन के दुनिया भर के साधन दुनिया हैं भर के साधन हैं। और पहले कोई साधन नहीं होता था। तो तब बच्चे खुद अपना मनोरंजन अपने आप पैदा करते थे। जी, इसमें एक पहला वो है, जी, उदाहरण मेरे देखो, मन का लड्डू खा। मन का लड्डू मन खा। का लड्डू, जैसे 2 बच्चे हैं, हुँ, तो एक बच्चा बोलता है, "तू भाई मन के लड्डू खा, मन ही मन में खा।" हुँ, मान लो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि मन के लड्डू खाओ, जी, आपने खा लिए, फिर ये बोले कि उतने लड्डू जितने खाए उतने अपने दोस्त से ला, अच्छा, वो भी ले आया, इतने मैं भी दे रहा हूँ, मान लो 2 या 4 अपनी तरफ दे दिया, उनको जोड़ते जाओ, जितने लड्डू हुए उसका आधा भगवान जी को चढ़ाओ, भगवान जी को चढ़ाया, तो अब कितने बचे? और जो दोस्त से लिए थे उनको वापस कर दो, और तब मैं बोलूँगा तुम्हारे पास इतने लड्डू शेष है, मुझे पता तो नहीं था ना कि आपने कितने लड्डू खाए, और उत्तर सही निकलता था। अच्छा, तो अच्छा, बच्चों को बड़ा अच्छा। आश्चर्य होता था, बाप रे बाप! कैसे निकल गया? मैंने तो मन ही मन में खाए थे और उनको कैसे पता चल गया? जी, तो मनोरंजन हो गया। इसी तरह से जो है कि होता था कि एक बर्तन 3 सेर का है, एक जी, 5 सेर का है, एक 8 सेर का है, और उनमें तेल है या घी है। 3 बर्तन हैं, तिसेरी, पंसेरी, अठसेरी, और 4-4 सेर बाँटने हैं। जी, कैसे बाँटेंगे? अब बर्तन तो वैसे हैं, 3, 5 और 8 का है, तो कैसे होगा? तो इस तरह से जो है बच्चे जो है अपनी बुद्धि लगाते थे। बौद्धिक विकास भी बौद्धिक होता विकास था, भी होता था खेल उसमें। के साथ में। हाँ, तो इस तरह के मनोरंजन तो बच्चों को बड़ा माने उनका कोई ऐसा नहीं, उनके हाथ में कोई खिलौना नहीं, उनके हाथ में कोई मोबाइल नहीं, उनके हाथ में कहीं वो चरखी नहीं देख रहे हैं, किसी मेले में नहीं जा रहे, तो अपना जी, मनोरंजन वो अपने आप जो है पैदा करते थे। करते थे। इसी तरह से खेल हैं। इस पुस्तक में मैंने लगभग 100 खेल, पुराने जी, खेलों को संकलित किया है। 100 खेल। 100 खेल लगभग, और वो भी कभी 100 साल पहले जो खेले जाते थे। जी, अब मान लो आजकल गुल्ली डंडा कोई नहीं खेलता। गुल्ली डंडा हुँ, की जगह पर क्रिकेट आ गया। जी, पंचपथरी नहीं खेलते कोई, पिट्ठू, जी, और पंचगारे होते थे, 5 गोल-गोल पत्थर जो है, गिट्टे, गिट्टे, गिट्टे। और हमारे यहाँ थुच्चा बोलते थे हाँ उसको, जी, एक पैर से जाते थे। इस तरह के जो है सारे खेलों को मैंने इसमें संकलित किया है, और आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को इनके बारे में जानकारी दें। शिक्षा विभाग को भी इस ओर जो है ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमारी खेल की संस्कृति समाप्त हो जाएगी। कि आज तक गढ़वाल, कुमाऊँ में कैसे-कैसे खेल खेलते थे बच्चे। और दूसरी बड़ी बात ये है, सब निःशुल्क थे, निःशुल्क कोई थे। पैसा नहीं, अभिभावक का एक भी पैसा नहीं लगता था। बच्चे अपने आप उन्होंने पत्थर को गोल किया, ज़मीन में जो है उन्होंने रेखाएँ जी, खींची, गोल-गोल पत्थर को उन्होंने तराशा। इस प्रकार के खेल होते थे। लुका-चोरी का खेल होता था, खींचा-तानी का खेल होता जी, था। तो इस तरह के सारे जो खेल होते थे, बच्चे इतने खुश होते थे। आज का बच्चा तो ना, उसको आप अगर बाज़ार से जो है 500 का, 1000 का भी कोई अगर वो खिलौना ले आओ ना, वो बोलेगा नहीं तो ये तो मेरी पसंद का है ही 2 नहीं। दिन खेलने के 2 बाद दिन मोह के खेल भंग हो फिर जाता तोड़ है देंगे बच्चों उसको, का। और संतुष्टि नहीं है। और जी, तब के बच्चे, माँ-बाप को कोई पता नहीं है कि हमारा बच्चा खेल रहा है कि सोया हुआ है, वो मगन है अपने उसमें, न? कबड्डी था। तो शारीरिक विकास भी हो रहा है, और एकता का संदेश भी जा रहा है कि भाई एकता में कितनी बड़ी ताकत होती है। तो जी। ऐसे खेलों को मैंने इसमें संकलित, तो ऐसे इसे मनोरंजन। पढ़ के तो जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपने बचपन के क्यों दिन नहीं आएगा, याद आ बिल्कुल जाएंगे। बचपन की याद आएगी। और तो ये अच्छा भी है क्योंकि उनको याद आएँगे तभी वो अपने बच्चों को इसके बारे में जी, बताएँगे जी, भी। जी, जी। और इसी के साथ मेरी ये जी, दोनों पुस्तकें, बाल दूसरी पुस्तक साहित्य। मैंने उत्तराखंड का पारंपरिक बाल साहित्य, जी, इसमें तो खेल और मनोरंजन है, जी, और इसमें साहित्य है। जी, जैसे कि मान लो अब क्या है, छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, उसमें लोरी गीत मैंने अलग दिए हैं। इस तरह से मैंने अच्छा, वर्गीकरण किया है कि साहित्य कैसा-कैसा था वो, तो उसमें वर्गीकरण किया गया है। लोरी गीत हैं, जी, फिर शिक्षाप्रद गीत हैं, खेल गीत हैं। बच्चा खेल भी रहा है
और गा भी रहा है। कुछ जी। खेल ऐसे थे कि खेलते समय वो गीत भी गीत गाता गा था, भी रहा है। गीत भी गाता था। पर्व गीत हैं, कोई भी त्योहार आता है, मकर जी। संक्रांति आ गए, पंचमी आ गए, बैसाखी आ गई, तो पर्व गीत थे, ऋतु गीत थे, मौसम संबंधी, देशभक्ति के गीतों को मैंने इसमें संकलित किया है। प्रेरणादायक जो शिक्षाप्रद हैं जी। ऐसे गीत दिए, मनोरंजन देते थे, और अन्य बहुत सारे हैं। तो कुछ कविता हमें, हमारे दर्शकों को भी आप इसमें से हाँ, तो सुना दीजिए, कथा गीत हैं। 4 लाइन। तो जैसे जी। जैसे कुछ ऐसी कथाएं थी, वो पद्यात्मक हैं, जी। गद्य में नहीं, पद्यात्मक हैं। जैसे यहाँ उत्तराखंड में जी। बिल्ली को संबोधित किया जाता था, बिराली बिराली कखें जानी बल माछो मान, कन माली कैसे मारेगी ना, बल छुप छाप, कन लहली कैसे लाएगी वहां से जब मच्छी मार देगी, जुड़बड़ जाड़बड़ जुड़बड़ जाड़बड़, कन काटेली अब करके काटेगी कैसी, खस मस, कन पकैली छ्या म्या, जो तेल में डालेंगे तो जी। छ्या म्या की आवाज आएगी, कन बांटली कैसे बांटेगी, ली दीदी ली भूली ली अलाणी ली फलानी, माने नाम ले नाम करके ले नहीं इसमें। तो अफ कन खैली न्याम 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 न्याम, भांडा कन धोली बर्तन कैसे मांजेगी, घुर्स मुर्स घुर्स मुर्स घुर्स मुर्स, कन सेली घुर्र 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 गसेगी, कबरी उठली रात काली सुबह सुबह उठ जाऊंगी। तो बच्चों को सुनकर के जो है बड़ा जो है वो होता है उनको। और गढ़वाली भाषा में तो कहीं ना कहीं बच्चे अपनी बोली भाषा से भी जुड़ रहे हैं, बोली भाषा भी जुड़ रहे इस हैं। वक्त। हाँ, तो कि भैया किस प्रकार से जो हम जी। जो अपने गढ़वाली या कुमाऊनी या जी। जौनसारी रवाल्टी जो जी। भी हैं वो कैसे बोलते, तो ये इनमें सारी रचनाएं हैं, जगह जैसे लेके दें। जी। और हिंदी को भी, क्योंकि हमारी गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी के अलावा कई पीढ़ियां ऐसी हिंदी की रचनाओं को पढ़ते पढ़ते हो गए। जी। मतलब हम तो हमारे पिताजी ने भी जो है हिंदी में पढ़ी है, जो जी। पुराने पुराने, तो मैथिली शरण गुप्त के हैं, सोनलाल द्विवेदी के हैं, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के, महादेवी वर्मा के हैं, जी। सुमित्रानंद पंत जी के हैं ना, तो उनको भी मैंने इसमें संकलित किया है, क्योंकि वो भी अब पारंपरिक हो गई है। जी। तो इस तरह से जो है आपके फेवरेट राइटर कौन थे जिन्हें आप पढ़ते थे बचपन में? क्योंकि बच्चों को तो आज आपको पढ़ रहे हैं। जी हम आप हमारे किनको तो पढ़ते थे? पंत जी भी थे, क्योंकि उनकी रचनाओं में पूरा वही परिवेश है जिस परिवेश में हम पैदा हुए। वो तो कौसानी में पैदा हुए, हम इस क्षेत्र में गढ़वाल में पैदा हुए, तो उनकी रचनाओं में हूबहू वही चीज लगती, जैसे कि उन्होंने जो है कहीं हमारे गांव का वर्णन किया है। और मुंशी प्रेमचंद जी। उन्होंने जो रचनाएं लिखी वो ग्रामीण परिवेश पर केंद्रित है। ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जी कब आए होंगे और हमारे इलाके को देख करके गए और उस पर उन्होंने अपनी रचना लिखी। तो ये मेरे लोकप्रिय कवि और लेखक रहे हैं। जी। अच्छा, बच्चों के लिए आप इतना लिखते हैं, तो कभी कोई रिस्पॉन्स मिला किताब पढ़ के किसी बच्चे का कि हमने ये किताब पढ़ी, या कोई भी चीज़ उन्हें पसंद आई हो ऐसी? बच्चों के रिस्पॉन्स मिले हैं और उनसे ज़्यादा अभिभावकों के। अच्छा। बहुत सारे अभिभावकों के फ़ोन आते हैं कि सर हमने अपने बच्चे को आपकी कविता सुनाई और उसको इतनी पसंद आई कि उसने 1 ही 2 दिन में उसको याद भी कर दिया, और अब जब पूछते हैं तो उसको मौखिक याद हो गई है। तो इसका मतलब याद उसी चीज़ को करता आदमी जिसमें उसकी रुचि थी, जो उसको अच्छी लगी। तो वही मैंने जैसे पहले भी कहा कि भाई बाल साहित्य तो वही होता है लोकप्रिय जो कि बच्चों को केंद्र में रख करके लिखा जाता है, और उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी बुद्धि के अनुसार, उनके मानसिक स्तर को मद्देनजर रखते हुए जो साहित्य लिखा है, जो बाल साहित्य होता है। अगर कोई रचना उनको पसंद आ गई तो हमारी सफलता उसी में है कि बच्चों को जो है वो पसंद आई है। आपने शोध किया जो सबसे फेमस भी रहा, गढ़वाल में तांत्रिक परंपरा और जनमानस, ये आपका शोध है। इसमें तांत्रिक परंपराएं के बारे में आपने लिखा है, तो किस तरह की परंपराएं गढ़वाल में देखी जाती हैं? कुछ के बारे में तो लोग जानते हैं, देखो, लेकिन जो नहीं जानते वो आप बताइए थोड़ा। जब तंत्र शब्द को कोई सुनता है ना, तो लोगों के मन में जो है नकारात्मक विचार आते हैं। काला जादू, जादू टोना ना, ऐसे जो मारण मोहन उच्चाटन, पता नहीं क्या कर जाएंगे ये ना, ऐसा नहीं है। मेरा जो ये शोध प्रबंध है, इसमें मैंने उन सारी भ्रांतियों को मिटाते हुए इसमें तंत्र में क्या वैज्ञानिकता है,
उस पर फोकस किया। और वास्तव में मेरी ये पुस्तक विदेशों में भी गई होगी, लेकिन दक्षिण भारत में भी, और पता नहीं कौन वो पाठक हैं, उनके फ़ोन आते हैं। अच्छा। और जगह इस पर कई लोगों ने जो है शोध भी कर दिया है। अच्छा। अभी एक मैम है वहाँ नैनीताल में है, वो डिग्री कॉलेज में वो भी हैं। तो वो भी मेरे पास आई। एक डॉक्टर पवन कुदवान हैं, वो भी डिग्री कॉलेज में, आज भी वो भी मेरे पास आई। इसमें उन्होंने बहुत बड़ी सामग्री ली, तो इसलिए ली क्योंकि उसमें है कुछ ऐसा जी। मैटर है कि ग्रहण करने योग्य है। तो कुल मिला के ये है कि तंत्र वह शास्त्र है जो आध्यात्मिक विज्ञान को अपने में समेटे हुए होता है। जी। और जो तंत्र का साधक होता है वह सामान्य स्तर से उठ करके जो है चमत्कार दिखाने लगता है। जो वो चमत्कार अन्यों के लिए वो चमत्कार है, लेकिन वो उसकी सिद्धियां होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वैज्ञानिकता है, वो वैज्ञानिकता के आधार पर उस साधना को करता है, और साधना के करके उसको जो है इतनी सिद्धियां प्राप्त होते हैं कि सामान्य जन उसको जो है क्या बोलता है, चमत्कार, लेकिन वो उसकी सिद्धियां हैं। जी। कोई साधक जब तंत्र की साधना करता है तो उसको 7 सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। मान लो कोई ये बोले कि भाई मैं तंत्र की साधना करता हूँ, तो 7 आचार बोलते हैं उसके लिए। जी। जैसे 7 सीढ़ियाँ होती हैं। पहली सीढ़ी होती है वेदाचार, फिर वैष्णोचार, शैवाचार्य, फिर दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार, और 7वीं सीढ़ी होती है कौलाचार। तो कौलाचार में पहले वो अपने शरीर, मन और तन की शुद्धि करता है, फिर वो ईश्वर के प्रति अपना ध्यान लगाता है, फिर अपने उन संस्कारों को दृढ़ करता है, मजबूत करता है कि कहीं मैं फिसल तो नहीं रहा हूँ, मैं दूसरी सीढ़ी में आ गया, कहीं फिर मैं पिछली सीढ़ी में तो नहीं जा रहा हूँ। इस तरह से चलते चलते जब वो 7वीं सीढ़ी कौलाचार में पहुँचता है तो उसके अंदर शिव और शक्ति को मिलाने की शक्ति आ जाती है। शिव में शक्ति और शक्ति में शिव मिलाने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। तो ये बड़ा गूढ़ विषय है। मैं तो आपसे ये निवेदन करूँगा, मेरा निवेदन होगा कि आज तो जनरली आपने मुझे साहित्यकार के रूप में बुलाया, एक बार जो है तंत्र पर ही आप मेरा साक्षात्कार लें, तो तब मैं इस पे कुछ प्रकाश डाल पाऊंगा कि भाई कुछ, लेकिन कुछ इसमें जो आपने लिखा हो तो कुछ थोड़ा सा इसका एक हिस्सा आप हमें बता सकते हैं अभी। तंत्र के 3 भेद होते हैं, 3 तत्व होते हैं तंत्र के, तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र होता है प्रयोग प्रधान। तंत्र के अंतर्गत क्या किया जाता है कि वनस्पति है, हमने किसी वनस्पति का प्रयोग करता है, कैसे करना है, कब करना है, मुहूर्त होता है ना। अगर हम किसी काम को करने के लिए कोई समय अच्छा होता है और उसी काम को हम दूसरे समय में करें तो उसके लिए वो मुहूर्त ठीक नहीं होता है। बार, तिथि, नक्षत्र, ये सब जो है तंत्र के उसके प्रयोग कैसे करना है। मान लो हम क्या करते हैं कि कोई बच्चा पैदा होता है तो गोमूत्र को दूब घास से अभिमंत्रित करते हैं, उसमें मंत्र दें। अब कोई बोलेगा क्या है ये, ऐसा नहीं कि खाली देखा हुआ है। दूब भी औषधीय वनस्पति है जी, और गोमूत्र भी औषधीय है। तो दोनों में जब मंत्र का पुट दिया जाता है मुंह के अंदर, मंत्र को बुदबुदाते हुए जब उसको इस तरह से गोमूत्र में उस दूब को जो है मिलाते हैं तो उसकी औषधीय क्षमता बढ़ जाती है। अच्छा, तत्व बढ़ जाते हैं। दूब की पावर भी बढ़ जाती है औषधीय, और गोमूत्र की भी बढ़ जाती है जब मंत्र का पुट दिया, और तब छिड़कते हैं तो वो हर जगह जो है क्या वातावरण को शुद्ध करता है। तो तंत्र में यही होता है कि उसका प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, कैसे करना है। मंत्र ध्वनि प्रदान होता है, तंत्र हो गया प्रयोग प्रधान, मंत्र हो गया ध्वनि प्रदान। मंत्र की ध्वनि में ताकत है। मान लो कोई बच्चा है और हमने उसने कोई गलत काम किया और हम उसको बोले बेटा जरा इधर आना, इधर आना, इधर आना, प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम एक इधर आओ, जल्दी से इधर आओ, तो तुरंत आएगा। क्यों? हमने उस मंत्र का प्रयोग कैसे किया, वो मंत्र सुन लो उसके लिए, वो तुरंत आ जाएगा। हम जब किसी को डांट रहे हैं तो ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा। हम आपके साथ मालूम मैं बड़े अच्छे ढंग से बोलूँगा, आपके दिल में मेरे प्रति जो स्नेह पैदा हो जाएगा, और मैं गाली गलौज करने लग जाऊँगा तो अभी आप बोलोगे बुलाओ पुलिस को, इसको यहाँ अरेस्ट करो। तो क्या है, वो शब्द क्या है, मंत्रवत काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऋषि मुनियों ने जो मंत्र बनाए हैं तरह तरह के ना, उनका गठन इस ढंग से किया है कि कौन सा अक्षर
किन किन अक्षरों को मिला करके शब्द बनेगा और उस शब्द का क्या प्रभाव पड़ेगा, और तब वो मंत्र बने हुए है परीक्षण के लिए। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उनको ऋषि मुनि क्यों बोलते हैं? ऋषि कौन है? जो इन्होंने रिसर्च किया जिंदगी भर। अब मुनि का मौन होकर के, जब आदमी बोलता है तो उसकी ऊर्जा खर्च हो जाती है, और जब मौन रहता है तो ऊर्जा का संचय होता है, पावर जो है उसकी जमा होती है ना। तो मौन होकर के उन्होंने वर्षों तक जो है शोध किया। तो उन्होंने इन मंत्रों को ऐसा बनाया कि भाई कौन 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 से अक्षर मिला करके जो है कोई मंत्र बनेगा। तो मंत्र के उच्चारण में ताकत है जी, और यंत्र की आकृति में ताकत है जी, जो हम आकृति बने। जैसे यहाँ पर मेरी बुक की बारी आकृति, कोई जो है जी, मूर्ति भी एक आकृति है। अब आप बोलोगे कि मूर्ति पे, बहुत सारे बोल देंगे ये तो मूर्ति पूजक है जी। तो मूर्ति क्या होता है? जब हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं जी, तो उसमें ईश्वर के सारे गुण आ जाते हैं उस प्राण प्रतिष्ठा करके। जैसे गाय है, जी, गाय के सारे शरीर से दूध बन रहा है, लेकिन वो निकलेगा किससे? केवल उसके थनों से, जी, सारे शरीर का दूध। ऐसा नहीं कि कभी दूध कान से निकल जाए, कभी मुंह से, कभी आंख से, निकलेगा थनों से। तो ऐसे सारी ईश्वर की जो ऊर्जा है, प्राण प्रतिष्ठा करके उस मूर्ति में जो है वो पावर आ गई है। और तब जब हम उसके सामने बैठ करके साधना करते हैं तो हम भी ऊर्जा के भंडार बन जाते हैं, हमको भी ऊर्जा मिलती है, वहां से ताकत मिलती है जब हम एकाग्र। तो सीधी सी बात है कि तंत्र के 3 तत्व हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र में प्रयोग में ताकत है, मंत्र की ध्वनि में ताकत है, और यंत्र के आकृति में ताकत है। अब सामान्य तौर से हम देखो, हम कोई बुक खोल रहे हैं, अब क्या होता है, कोई हमने पन्ना पलटा, कोई बच्चा हमको दिखाई दिया, छोटा सा बच्चा है, तो हमारे मन में उसके प्रति स्नेह पैदा हो जाएगा। और दूसरा पन्ना पलटा, वहाँ कोई अजगर बना हुआ है, सांप है, तो हम जान रहे कागज पर है फोटो, लेकिन हम डर जाएंगे, कोई डरावनी सूरत है, हम डर जाएंगे। तो ऐसे ही वो जो यंत्र जो बने हुए हैं वो किसी देवता के निमित्त होंगे या भूत प्रेत के निमित्त होंगे, रोग निवारण के होंगे या किसी का अनिष्ट करने के लिए होंगे। तो वो ऋषि मुनियों ने उनकी आकृति ऐसी बनाई है कि उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो गढ़वाल में क्या परंपरा है तंत्र की? गढ़वाल में पूरी परंपरा है ये जो है, उसमें जो है हमारे यहाँ एक होता है शांति कर्म, जो अच्छे कर्म है। यहाँ पर उस तंत्र को प्राथमिकता दी गई है कि किसी का रोग निवारण करना है जी, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, मान लो तो इस प्रकार का कि भाई तंत्र के द्वारा जो है उसको पुत्र के या पुत्री की प्राप्ति हो जाए, माने अच्छा भला हो किसी का जी। लेकिन यहाँ मारण मोहन की आगे नहीं देगी, किसी का मारण कर दो, किसी का उच्चाटन कर दो, किसी का विद्वेषण कर दो, दो में बड़ी अच्छी मित्रता है और उन दोनों के बीच में दरार डाल दो। तो यहाँ गढ़वाल में सारे तंत्र थे, षट कर्म बोलते हैं, 6 कर्म थे ना, मारण मोहन विद्वेषण शांति कर्म, और किसी ने उनका भेद 10 में किया है, किसी ने 14 में किया है। तो गढ़वाल में जो है अच्छे तंत्र को जो है प्राथमिकता दी गई। यहाँ पर आज भी तंत्र है, पूजा पाठ भी तंत्र का ही एक भेद है। तो जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उससे हमको एक ऊर्जा मिलती है, देवता आते हैं, देवता आते हैं। तो वो क्या है, देवता आते, वो है संगीत तंत्र जी, संगीत तंत्र। जब हम ढोल बजाते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो डीजे है ना जी, ये देसी बैंड है, इनमें कोई भी देवता नहीं आएंगे। देवता आएगा ढोल में ही या डोर थाली में आएगा। क्यों? उसका जो ध्वनि में जो कंपन होता है ना, उससे हमारा रक्त संचार प्रभावित होता है, उस पर टकराव होता है उसका। मतलब संगीत तंत्र से देवता अवतरित होते हैं। संगीत तंत्र है, संगीत तंत्र है, देवता प्रकट होते हैं। और जैसे संगीत के द्वारा जो है इलाज भी होता है जी, संगीत के द्वारा म्यूजिक थेरेपी होती है। और यहाँ तक संगीत के द्वारा फसल की पैदावार भी बढ़ती है। अच्छा, फसल की पैदावार। तो पहले हमारे यहाँ उत्तराखंड में बाहर के बाद जब धान की रोपाई जी होती है या मंडवे की गुड़ाई होती है, अभी कुमाऊं में क्या होता है, वो क्या होता है, वो बोलते हैं, वो बजाते हैं उसको जब रोपाई होती है ना। अच्छा, वहाँ भी अभी है प्रचलन में ना, तो संगीत बजाते हैं, यहाँ ढोल दमाऊ बजाते हैं। तो वैसे तो सामान्यतः ये होता है कि निराई गुड़ाई करने वाले, रोपाई करने वाले मान लो 20 आदमी 25 आदमी है, तो ढोल बजेगा, दमाऊ बजेगा, हुड़का, वहाँ हुड़का है जी, हुड़का बॉल परंपरा है भी कुमाऊं में। अच्छा, तो भले लोग ये समझते हैं केवल मनोरंजन के लिए कि जो रोपाई कर रहे हैं उनको थकान न लगे, उनका मनोरंजन, लेकिन
जो हमारे प्राचीन लोग थे उनको पता था कि भाई अगर ये ध्वनि बजेगी तो ये जो रोपाई हो रही है ये फसल की पैदावार अच्छी होगी इसकी। अच्छी हो। या रोपाई हो रही है धान की या गुड़ाई हो रही है उसकी क्या बोलते हैं उसके लिए मंडुए की, मंडवे की। तो पैदावार वो जो है तो संगीत से जो है फसल की पैदावार भी बढ़ती है, रोग निवारण भी होता है। जी। मंत्र शक्ति से क्या होता है कि सांप को किसी ने काट दिया, बिच्छू को किसी ने काट दिया तो मंत्र लगाते, तो वो भी वही है कि भाई ध्वनि के प्रभाव से। तो मतलब केवल जो हम ये जादू टोना और ये सब ये देखते हैं नहीं यही है, तंत्र विद्या ये नहीं है अज्ञानता केवल। है, जी। ये अधूरा ज्ञान है। अगर कोई सचमुच में जो है तंत्र के बारे में जानना चाहता है उसको पहले अध्ययन करना कई चाहिए। तरह के कई तंत्र तरह हैं। के, अब उनके पास कोई ऐसी पुस्तक पढ़ गई जिसमें केवल यही है तो वो तो बोलेंगे ही, लेकिन अगर कोई जो है अच्छा शोध किए हुई पुस्तक को पढ़ेंगे तो उनका भ्रम दूर हो जाएगा, वास्तव में ये ऐसा है नहीं, जी। ये जो है विज्ञान है, विज्ञान सम्मत बातें। तो ये जानकारी तो बहुत अच्छी है और लोगों को पढ़नी भी चाहिए कि तंत्र विद्या केवल ये जादू टोना ही हाँ, नहीं है। जी। तो अभी और कितनी किताबें आप अभी तक लिख चुके हैं? बाल साहित्य और सामान्य साहित्य दोनों मेरी में? जी। अब तक 2 पुस्तकों का संपादन सहित 18 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो गई हैं, जी। उनमें 11 पुस्तकें बाल साहित्य की हैं। जी। और ये जो मेरी हमारे अविस्मरणीय दिवस जी। पुस्तक है, इस पुस्तक में मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस होते हैं उन पर क्रमबद्ध तरीके से जो है रचनाएं अपनी दी हैं। जी। जनवरी से दिसंबर तक उसको संकलित कर दिया है। संकलित किया। मैंने अपने विद्यालय में बच्चों के सामने जो इनको लिखा, उनको सुनाया और उनको भी लिखने के लिए प्रेरित किया। जी। और बच्चे बहुत सारे मेरे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अच्छे साहित्यकार बन गए हैं। अच्छा। हाँ, तो मेरी पीड़ा ऐसी भी है जैसे कि हमने गाँव में क्या पूरे देश और दुनिया में है कि लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं लड़कियों की। जी। तो उसमें मेरी जो है एक बेटियों को बचाओ जी। नाम से जो एक कविता इसमें संकलित, मैं जी, उसकी बिल्कुल कुछ पंक्तियाँ आपको बिल्कुल पढ़ के सुनाइए। सुनाना चाहता हूँ। बेटियों को बचाओ मिटाओ नहीं, भ्रूण उनका पेट में जो कटाओ नहीं। बिना खेत की फसल कोई उगती नहीं, फिर कहीं बीज वह दुनिया में दिखता नहीं। बेटियां खेत होती हैं मानव के लिए, पैदा करती हैं पालती वंश वृद्धि के लिए। उस खेत को ही नष्ट कर देंगे जो हम, मानव दिखेगा नहीं फटा हो जो बम। सर्वश्रेष्ठ रचना है ये सृष्टि की, पुत्र पुत्री में है भेद हमारी दृष्टि की। सिर्फ पुत्रों से नहीं वंश बढ़ पाएगा, अकेला पुरुष कुछ नहीं कर पाएगा। घर द्वार परिवार सजते हैं नारी से सब, परिवार बनते हैं नारी होती है जब। माँ बेटियाँ बहन पत्नियाँ दादियाँ, ये जाल बुनता है तब जब होती हैं शादियाँ। बिना हाथ के तलवार काम कर सकती नहीं, बेटियों के बिना पीढ़ियाँ बढ़ सकती नहीं। इनको बचाना पालना पोसना सभी, दुनिया में आने से कोई न रोकना कभी। ये धर्म भी है पुण्य भी है सदाचार भी, पढ़ाओ लिखाओ बढ़ाओ बेटियों को सभी। ये कुछ पंक्तियाँ थी इसकी। बहुत अच्छी। तो इस प्रकार से जो है समाज में जो भी बुराइयां थी मैंने उन सब पर जो है लिखने का प्रयास किया है ताकि समाज में कुछ बदलाव आए और हमारे साहित्य को उसका श्रेय जाए कि हम भी उसमें कुछ सहायक बने हैं कि तो ये स्कूलों में भी बच्चे पढ़ रहे हैं? ये जो है उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने जो है इसको सेलेक्ट किया है पूरे प्रदेश में कि आप कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए इसको क्रय करें। अच्छा। तो मेरे ख्याल से संभव तो ये 2,500-3 हज़ार विद्यालयों में इसको बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। और ये मेरी जो बुद्धि विलास है इसका जो है बाल प्रहरी संस्था के द्वारा इसका चयन किया गया था। इसको राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको मुझे बुद्धि विलास बूझो और समझो। हाँ, ये पहेलियों की है। तो इसमें मुझे कुछ पुरस्कार भी मिला था कि इसका चयन जो है राष्ट्रीय स्तर पर जैसे किस तरह की पहेलियां हैं इसमें? इसमें तो ऐसी पहेलियां हैं कि जनरल हिंदी में है ये लिखा हुआ हर प्रकार की। और ये दूसरी है माटी के रंग बूझो और समझो, उत्तराखंड के बाल पहेलियां। इसमें केवल उत्तराखंड से संबंधित हैं और इसमें जो है जनरली है, कुछ भी हम ले लो। अन्न को खाकर उगलता फिर चलता रहता घिर घिर घिर, गदेरे में उसका स्थान करते जिसका सब सम्मान,
प्रत्यक्ष देव सब उसे जानते, देता चटफल यह मानते। इस तरह से बच्चों के दिमाग पर बल पड़े, वो सोचें कि ये पहेली क्या होगी, क्या होगा। इस तरह से पहेली जो होती है, पहेली में तो बच्चों का जो है बौद्धिक स्तर देखा जाता है कि वो कितना है। तो इनके आंसर यही दिए हुए हैं पीछे। अच्छा, ताकि पहले बच्चे पढ़ें और तब फिर जो है नहीं मिले तो आंसर देख सकें। हाँ, आंसर देख सकें। इस तरह से जो और है गढ़वाल की जो आपने बताई, गढ़वाल, इसमें केवल गढ़वाल पर ही केंद्रित है। इसमें जो है और चित्र जो बने हुए हैं ना, वो सेम नहीं है। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए कि भाई बच्चा ये न समझे कि क्या है। तो जैसे ये है, 20 मई 1900 को जन्म हुआ कौसानी, युगवाणी पल्लव आदि लिखकर हुई कविता की दानी, प्रकृति के सुकुमार कवि, साहित्य क्षेत्र के संत, ग्रामीण परिवेश में रचनाएं करी जिनकी जात थी पंत। उत्तराखंड की धरा हुई है इनसे धन्य, उनका नाम बताओ तो विद्वान कहेंगे अन्य। सुमित्रानंद पंत जी है ना। तो इस तरह से जो है ये मैंने पहले लिखी है। ये मेरी सबसे पहली जो है, ये पहला संकलन 1912 में जो है, ये 155 कविताएं हैं, बाल कविताएं। इसमें 2012 में 2012 में ये छपी और 155 कविताएं इसमें। इसी तरह से ये बाल कहानियों की है, ये भी हैं, ये कविता संकलन है, ये भी कविता संकलन है, ये भी पहेलियां हैं। और ये मेरा इसके लिए तो शोध के लिए उत्तराखंड संस्कृत विभाग ने जो 65,000 रुपये दिए। अच्छा, तब ये छप पाई, क्योंकि बड़ी किताब थी। और इसके लिए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी ने भी आर्थिक सहायता दी थी। बहुआयामी सांस्कृतिक मान्यताएं, इसमें मेरे निबंध है। और 2 मेरी ये हैं, उत्तराखंड की लोक कथाएं। उत्तराखंड भाषा संस्थान ने जो इसके लिए आर्थिक सहायता दी थी विगत वर्ष। और एक गढ़वाल की लोक कथाएं, इसका विमोचन लेखक गांव में उन्होंने किया था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, निशंक जी ने किया था इसका। तो ये कुछ पुस्तकें मैं आपके अवलोकनार्थ यहाँ पर लाया हूँ। और तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र दत्त सेमल्टी जी। ऐसी और शख्सियतों के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।